नमस्कार। हरकारा के आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम बात करेंगे देश और दुनिया की उन खबरों की जिन्होंने पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बटोरी हैं। आज की सबसे बड़ी खबरों में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक इजराइल दौरा, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना का समर्थन किया है। वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आलीशान घर को जब्त कर लिया है। तकनीक की दुनिया से बुरी खबर है। एआई के बढ़ते प्रभाव ने भारतीय आईटी कंपनियों के अरबों डॉलर डुबो दिए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे गोरखपुर जेल में जातिगत भेदभाव के विदेशी खुलासे और बस्तर में माइनिंग के काले सच पर। आइए अब विस्तार से डालते हैं इन खबरों पर एक नज़र। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया। हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना फिलिस्तीन मुद्दे सहित पूरे क्षेत्र के लिए स्थायी शांति का वादा करती है। 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों को याद करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई की बात कही। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी का स्वागत एक भाई के रूप में किया। हालांकि हारेट्स की रिपोर्ट बताती है कि मोदी का संबोधन वहां की आंतरिक राजनीति में फंस गया। नेसेट के स्पीकर द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को न बुलाने के विरोध में इजराइल के विपक्षी दलों ने मोदी के भाषण के बाद सदन से वॉकआउट किया। अरब पार्टी ने तो कार्यक्रम का बहिष्कार ही कर दिया। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि इस दौरे का असली मकसद इजरायली हथियारों की खरीद है। 2024 में दोनों देशों का व्यापार $3.9 बिलियन था। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उदय चंद्रा ने अल जजीरा को बताया कि पिछले साल पाकिस्तान के साथ हुए संक्षिप्त युद्ध में भारतीय एयर डिफेंस में खामियां दिखी थी, जिन्हें दूर करने के लिए भारत इजरायली तकनीक चाहता है। द वायर में क्रिस्टोफ जेफ्रेलॉट लिखते हैं कि 2014 के बाद से भारत ने फिलिस्तीन से पूरी तरह किनारा किए बिना इजराइल के साथ अपने रिश्ते बहुत गहरे कर लिए हैं। अदानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण और ड्रोन निर्माण इसका सबूत है। द हिंदू की रिपोर्टर दिव्यांशी बिहानी बताती हैं कि इजराइल के कुल हथियार निर्यात का 38% हिस्सा अब भारत आता है। अब रुख करते हैं आर्थिक जगत की एक बड़ी खबर का। एक्सप्रेस न्यूज सर्विस के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके में स्थित अनिल अंबानी के 17 मंजिला आवास को जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत 3,700 करोड़ रुपये से अधिक है। ये कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। जांच एजेंसी का कहना है कि अब तक जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 15,700 करोड़ रुपये हो गया है। ईडी की जांच में सामने आया कि पाली हिल वाली संपत्ति को अनिल अंबानी के परिवार के निजी ट्रस्ट के नाम पर कर दिया गया था, ताकि ये दिखाया जा सके कि इसका अनिल अंबानी से सीधा संबंध नहीं है। बता दें कि आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों पर बैंकों का कुल 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है। पंजाब की सिटी यूनिवर्सिटी में रमजान को लेकर एक विवाद सामने आया है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कश्मीरी छात्रों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने रमजान में मेस में सहरी और इफ्तार की व्यवस्था की मांग की, तो कुलपति नितिन टंडन ने उनके साथ गाली गलौज की और दाखिला रद्द करने की धमकी दी। भारी विरोध और महबूबा मुफ्ती की बेटी इत्तिजा मुफ्ती के सोशल मीडिया पर सवाल उठाने के बाद कुलपति ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। यूनिवर्सिटी के चांसलर चरणजीत सिंह चन्नी ने इस्तीफे की पुष्टि की है और आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। उधर पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच ठनी हुई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक आईएससीएस मुरुगन के बीच ट्विटर यानी एक्स पर शब्दों की जंग छिड़ गई है। टीएमसी का आरोप है कि मुरुगन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स को मतदाता सूची से नाम हटाने के निर्देश दे रहे हैं। इसके जवाब में मुरुगन ने अपनी बंदूक चलाते हुए तस्वीरें शेयर की, जिस पर महुआ मोइत्रा ने उन्हें क्विक गन मुरुगन की तरह व्यवहार न करने की नसीहत दी। तकनीक की दुनिया से एक चिंताजनक खबर है। द टेलीग्राफ में परन बालाकृष्णन की रिपोर्ट बताती है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डर से भारतीय आईटी सेक्टर हिल गया है। निवेशकों को डर है कि एआई के कारण आउटसोर्सिंग का काम कम हो जाएगा। इस आशंका के चलते भारतीय आईटी कंपनियों का करीब $47 अरब का वैल्यूएशन साफ हो गया है। जेफरीज की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में 33% तक की गिरावट आ सकती है। वहीं अमेरिका से बिल गेट्स को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिल गेट्स ने अपने कर्मचारियों के साथ हुई एक बैठक में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ अपने संबंधों को एक बड़ी गलती माना है। गेट्स ने स्वीकार किया कि उनके 2 रूसी महिलाओं के साथ संबंध थे, जिनके बारे में एप्स्टीन को पता था। हालांकि गेट्स ने कहा कि उन्होंने कोई अवैध काम नहीं किया, लेकिन एप्स्टीन से मिलना और फाउंडेशन के लोगों को उससे मिलवाना गलत था।
समाज में बढ़ती नफरत और भेदभाव पर 3 अलग-अलग रिपोर्ट्स आई हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को कथित तौर पर पीटा गया जब वो एक मंदिर के पास खाली जमीन पर नमाज पढ़ रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। दूसरी खबर ऑस्ट्रेलिया से है। द मुकनायक की रिपोर्ट बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय दलित, मुस्लिम और सिख जातिगत भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुत्व और ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रेरित कुछ समूह वहां के स्कूलों और कार्यस्थलों पर भेदभाव फैला रहे हैं। तीसरी खबर एक फ्रांसीसी फिल्ममेकर के खुलासे की है। द ऑब्जर्वर पोस्ट के मुताबिक फिल्ममेकर वैलेंटिन हेनो ने अपनी किताब में दावा किया है कि गोरखपुर जेल में कैदियों को जाति और धर्म के आधार पर अलग रखा जाता है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम कैदियों के लिए अलग बैरक थी और निचली जातियों के लोगों को शौचालयों के पास गंदी जगहों पर रखा जाता था। हेनो को 2023 में एक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। हरकारा डीप डाइव में पत्रकार शुभरांशु चौधरी ने बस्तर की स्थिति पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि पिछले 60 सालों में बस्तर से हजारों करोड़ का खनिज निकाला गया, लेकिन वहां के आदिवासियों की सालाना आय आज भी बेहद कम है। उन्होंने सुझाव दिया कि अमूल की तर्ज पर माइनिंग में भी सहकारी मॉडल अपनाया जाना चाहिए ताकि मुनाफा स्थानीय लोगों तक पहुंचे। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि मध्य भारत में जंगल घटने से हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ गया है। झारखंड और ओडिशा में खनन के कारण हाथी अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ओर पलायन कर रहे हैं, जहां वे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसे हाथी आपातकाल जैसी स्थिति माना जा रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायक रोहित पवार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीटीआई के मुताबिक रोहित पवार का दावा है कि जिस विमान हादसे में उनके चाचा अजित पवार की मौत हुई, उस कंपनी वीएसआर वेंचर्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नागरिक उड्डयन मंत्री का इस कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध है। डीजीसीए ने अब जाकर कंपनी के विमानों को ग्राउंड किया है, जिसे पवार ने अपनी आंशिक जीत बताया है। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोका था, जिसे भारत पहले ही खारिज कर चुका है। ट्रंप ने आप्रवासन और टैरिफ पर भी कड़े संकेत दिए हैं। सेना के राजनीतिकरण पर इंडिया केबल में जनरल अशोक के मेहता ने लिखा है कि सेना और सरकार के सुर अब पूरी तरह एक हो गए हैं। उन्होंने सीडीएस द्वारा नेहरू की आलोचना और सेना में बढ़ते धार्मिक अनुष्ठानों को सेना की धर्मनिरपेक्ष परंपरा के लिए खतरा बताया है। अंत में कुछ राहत भरी खबरें। मणिपुर के लिए गर्व का पल है। मणिपुरी फिल्म बूंग ने बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीता है। द टेलीग्राफ के अनुसार निर्देशक लक्ष्मणप्रिया देवी ने ये पुरस्कार मणिपुर में शांति की उम्मीदों को समर्पित किया। वहीं लंदन में ब्रिटेन के सबसे पुराने भारतीय रेस्तरां वीरास्वामी को बचाने के लिए किंग चार्ल्स से गुहार लगाई गई है। 1926 में बना ये रेस्तरां बंद होने की कगार पर है क्योंकि क्राउन एस्टेट ने इसका पट्टा रिन्यू करने से मना कर दिया है। बीबीसी के मुताबिक इसे बचाने के लिए 20,000 से ज़्यादा लोगों ने याचिका पर साइन किए हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हरकारा का यह अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी राय और सुझाव हमें ज़रूर भेजें। हरकारा आप सबस्टैक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर भी सुन और पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए हरकारा, शोर कम, रोशनी ज़्यादा।